नमस्कार नजमानी, स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में। शो में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में एक्सपर्ट से उनका सुझाव जानते हैं और वो सुझाव आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव ने हेल्थ एक्सपर्ट से खास बातचीत भी की है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लगातार AQI बढ़ रहा है और ज्यादातर लोगों में सांस की संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आज सांस संबंधी समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU लखनऊ से। जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत के काम और उनकी मेडिकल जर्नी की बात करें तो सर लखनऊ के KGMU में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर भी हैं। वहीं डॉक्टर सूर्यकांत को कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और सर प्रदेश की जानी मानी हस्ती हैं। वहीं इन सब से परे मैं सर के बारे में और भी कुछ कहना चाहूंगी। तो अभी बात करते हुए सर से पता चला कि सर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टॉप 11 लिस्ट में भी रह चुके हैं, जो कोरोना काल में बनाई गई थी। और सर की सूझबूझ ने प्रदेश में कोरोना पीड़ितों को इलाज मिलने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तो एक बार फिर से हम डॉक्टर सूर्यकांत का अपने प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में स्वागत करना चाहेंगे। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सर से हमारे पास जीमेल के माध्यम से काफी सारे सवाल सर लगातार आ रहे हैं। जैसे कि इस वक्त AQI लगातार बढ़ रहा है और अस्थमा से रिलेटेड कई सारी बीमारियां सामने आ रही हैं। तो सर किस तरह की बीमारी अब इस समय बहुत ज्यादा आगे आ रही है, लोगों में देखने को मिल रही है? जी देखिए स्वप्निल जी, पहले तो मैं प्राइम टीवी के जो हेल्थ मंत्रा के दर्शक हैं उनका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। और मैं उनको थोड़ा समझाता हूं कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो आजकल मीडिया में बहुत छाई पड़ी है और हर मौसम बदलने पर इस AQI का जिक्र बार बार बहुत होता है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये ऑक्सीजन हमें इसी वातावरण से मिलती है। कहते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, हमारे जीवन का अंत होता है अंतिम सांस से, और इन्हीं सांसों के बीच में हमारा जीवन चलता है। तो ये 25,000 बार हम दिन भर में सांस लेते हैं और हमें 500 लीटर ऑक्सीजन की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। ये हमें कहाँ से मिलती है? इसी वातावरण से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। और कहते हैं कि दुनिया में 10 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको क्लीन एयर अवेलेबल नहीं है, यानी स्वच्छ वायु उपलब्ध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए खतरा है, चाहे वो दुनिया हो या हमारा देश हो भारत या प्रदेश हो उत्तर प्रदेश। ये और इसी की क्वालिटी को यानी एयर क्वालिटी को एक मानक दिया गया है, उसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके कुछ पैरामीटर होते हैं, मोटे मोटे तौर पर आप जान लीजिए कि अगर 50 से इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग कम है तो वो सामान्य होती है, जो कि हमें लेंस से ढूंढने मिलेगी कि पूरे देश में कितने गांव हैं, कितने शहर हैं जहां पर 50 से कम रीडिंग है। अक्सर बारिश के मौसम में ज़रूर 50 से कम मिल जाती है या पहाड़ में मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि 50 से 100 के बीच में इसको हम माइल्ड कहते हैं, मतलब संतोषजनक है। ये बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाती, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती, संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं। इसके अलावा फिर 100 से 200 जो है वो हमारी एक तरह से बहुत माइल्ड ख़राब यानी अच्छी खासी बीमारियां पैदा करेगी। फिर 200 से 300 के बीच में हमारी और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जिसको हम मीडियम कहते हैं। फिर 300 से 400 के बीच में और ख़राब हो जाती है, जिसको हम सीवियर कहते हैं। और अगर 400 से ऊपर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाए तो क्रिटिकल कहलाती है, यानी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से एक तरह से मेजरमेंट है। जैसे कोरोना के समय आपने देखा था, यहाँ पल्स में या उंगली में एक छोटी मशीन लगा देते थे जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते थे, तो उससे पल्स भी पता चल जाती थी और ऑक्सीजन का लेवल क्या है वो पता चल जाता था। इसी तरह हमारे वैज्ञानिक लोग इस वातावरण में देख लेते हैं कि एयर की क्वालिटी कितनी है। साफ़ सुथरी है तो आपको ऑक्सीजन बढ़िया वाली मिल रही है, अच्छी हवा मिल रही है। और ऑक्सीजन हम जानते हैं एक तरह से ईंधन है हमारी हर गतिविधि का। हमारी बॉडी की कोई एक्टिविटी बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकती है। तो ये ऑक्सीजन जो हमें 500 लीटर हमें रोज़मर्रा की काम के लिए ज़रूरत पड़ती है सामान्य स्थिति में। अगर आप खेलते कूदते हैं, क्रिकेटर है, बैडमिंटन है, तो और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वालिटी जो हम एयर वातावरण से ले रहे हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, ये निर्धारित करती है कि हम कितने स्वस्थ रहेंगे, हमारा फेफड़ा कितना स्वस्थ रहेगा, हमारे फेफड़े की हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, हमारा फेफड़े का स्टेमिना कैसे रहेगा। और यही फिर जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है तो ये वायु प्रदूषण के जो तत्व हैं
ये हमारी सांस के साथ फेफड़े में जाते हैं और फेफड़े के साथ साथ रक्त संचरण में जाते हैं और हर अंग में कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है जो स्वप्निल जी ले रही हैं, ये पूरी तरह से इस पे केंद्रित है कि हमें शुद्ध वायु की ज़रूरत है, लेकिन हमें मिल नहीं पा रही है वायु प्रदूषण के कारण। तो इसके क्या क्या खतरे हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। सर, जैसे जी। कि लगातार वेदर चेंज हो रहा है, जी। मौसम के बदलने से लोगों में सर्दी, जी। जुकाम, बुखार लगातार बढ़ रहा है, तो जी। इसके लिए लोगों को कैसे एहतियात बरतना चाहिए, क्या जी। कुछ करना चाहिए? जी। स्वप्निल जी, बहुत अच्छी बात है कि जब मौसम बदलता है तो एक तो वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाते हैं, तो जितने जीवाणु हैं संक्रमण के वो सब एक्टिव हो जाते हैं। और ऊपर से जो सर्दी हवा आती है ये भी हमारे फेफड़े में जब जाती है, हम नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। नाक में हमारा अंदर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, लेकिन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, मॉइस्चराइजर सिस्टम है, ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम है, ये सब भगवान ने नाक और गले के बीच में हमें दिया हुआ है। लेकिन अगर हम कोई किसी को नाक की एलर्जी रहती है, गले की एलर्जी रहती है, सांस की तकलीफ है, अस्थमा है, सीओपीडी है, तो ये बदलते मौसम में, चूंकि ये पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं, तो बदलते मौसम में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है। ये मौसम निमोनिया का भी मौसम कहलाता है, क्योंकि निमोनिया का भी खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में जो अस्थमा और सीओपीडी के मरीज हैं उनकी सांस फूल जाती है, और जैसे हमने सुना है हार्ट अटैक, उसी तरह इस मौसम में सांस के जो रोगी हैं उनको लंग अटैक पड़ जाता है। अब बहुत प्राइम टीवी के कम दर्शक जानते होंगे कि लंग अटैक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि नंबर 2 कारण जो है वो लंग अटैक है। लेकिन लंग अटैक के बारे में लोग चर्चा नहीं करते, लंग अटैक के बारे में जानते नहीं हैं। तो इस खराब मौसम की वजह से तो 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मौसम बदल रहा है, जैसा मैंने बताया, सुबह का टेम्परेचर अलग है, दोपहर का अलग है, रात को बहुत ठंडी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो पूरे कपड़े नहीं पहन पाते हैं या उन्हें ध्यान नहीं रहता है, तो कोल्ड से एक्सपोजर हो जाता है। और दूसरे, हमारे समाज में जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या पहले से कोई ना कोई बीमारी है, ये 4 ग्रुप ऐसे हैं जो हाई रिस्क जोन में आते हैं। इनको बदलते मौसम का और वायु प्रदूषण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे, क्योंकि उनका फेफड़ा जो है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। बुजुर्ग में जो है जो फेफड़ा है उसमें सेनिलिटी यानी कि जो एजिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ओवरऑल इम्यूनिटी भी उनकी कमज़ोर हो जाती है, फेफड़े की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और एक माँ जच्चा भी पल रहा है, उसमें बच्चा भी पल रहा है, तो उसको ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत है, वो कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ साथ किसी को बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, या और कोई क्रोनिक सांस की बीमारियां हैं, कैंसर है, इन सब रोगियों की ओवरऑल इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो बदलते मौसम का और वायु प्रदूषण पर ये जो 4 ग्रुप हैं इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। सर, जैसा कि अभी जी। बात आई अस्थमा की, जी। तो हम जानना चाहेंगे कि अस्थमा के कारण जी। क्या होते हैं और इनके निवारण क्या-क्या हैं? देखिए, टीबी और निमोनिया जैसी तो आप जो बीमारी, या कोविड हो गया, ये सब कैसी बीमारियां हैं? ये संक्रामक बीमारियां हैं। कोई भी मरीज जिसको कोविड है या टीबी है, निमोनिया है, खांसेगा तो उसके जो जीवाणु हैं बाहर निकलेंगे, विषाणु हैं बाहर निकलेंगे, कीटाणु हैं बाहर निकलेंगे और वातावरण में आ जाएंगे, और वो सांस जब हम अंदर लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अस्थमा एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और ज़्यादातर ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, यानी पारिवारिक या फैमिलियल बीमारी है। अक्सर आप देखेंगे कि किसी परिवार में किसी बुजुर्ग को पहले सांस की तकलीफ थी तो उसके बच्चों में भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अब यही वातावरण है, इसमें कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं, जो एलर्जी के तत्व मौजूद होते हैं, उनके कारण सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है और सांस फूलने लगती है। लेकिन सबको क्यों नहीं होती है? हम सब इसी वातावरण में रहते हैं। तो जो जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं, अर्थात जो आनुवांशिक रूप से संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं, इसका अक्सर मैं स्वप्निल जी एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि भाई आम की पत्ती आप छुइए कुछ नहीं होता, नीम की पत्ती छुइए कुछ नहीं होता, लेकिन एक पौधा होता है टच मी नॉट, यानी छुई मुई का पौधा है, जैसे ही आप उसको छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो ये जो हमारे अस्थमा के रोगी है, ये छुई मुई के पौधे की तरह है। इनके वातावरण में अगर कोई धूल, धुआं, गर्दा या एलर्जी के तत्व जाएगा, जैसे इस बदलती मौसम में ठंडी हवा चली गई, बदलते मौसम में कोई परागकण चले गए, इस मौसम के बदलते मौसम में वायु प्रदूषण ज़्यादा, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहाँ पे ये चले गए, तो जैसे ही इनकी सांस की नली में सांस के साथ ये जाते हैं तो सांस की नलियों में तुरंत सूजन पैदा कर देते हैं, नाक में सूजन पैदा कर देते हैं, गले में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इनको छींकें आने लगती है, गले में खराश हो जाती है, खांसी आने लगती है और सांस फूलने लगती है। और अगर कोई बुजुर्ग पहले से मान लो 10-20 साल पुरानी अस्थमा या सीओपीडी है
और अगर उसको ये एक्सपोजर हो गया तो फिर उसको लंग का अटैक पड़ जाता है। तो अस्थमा एक आनुवांशिक बीमारी है, लेकिन हाँ, इसी वातावरण में जिन लोगों की सांस की नलियां अति संवेदनशील हैं जेनेटिकली, उनको अस्थमा होता है। बाकी हम सब लोग जो हैं जो 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 संवेदनशील नहीं हैं, वो छोटी मोटी नाक में गले वले में खराश वराश आई और मौसम बदला, प्रदूषण कम हुआ तो ठीक हो गए, थोड़ा भाप ले ली, थोड़ा एक दो दवा ले ली, बस ठीक हो गए। लेकिन अस्थमा के रोगियों को तो बाकायदा प्रॉपर जांच करानी पड़ती है और उपचार कराना पड़ता है। तो सर जैसा कि हमने ये जाना कि संवेदनशील लोगों में ये जल्दी क्या कहते हैं पकड़ लेता है, तो इम्यूनिटी का क्या इसमें मेन रोल होता है कि अगर अस्थमा उन्हीं लोगों को जल्दी होगा कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हुई? जी देखिए, बहुत ठीक है। संवेदनशील तो खैर सबको होना चाहिए, ये अति संवेदनशील होते हैं जिनको अस्थमा होता है। इनकी सांस की नलियां अति संवेदनशील होती हैं, और अगर सांस के साथ कोई भी एलर्जी का तत्व या कोई भी ऐसा कारक जिसमें धूल धुआं गर्दा है, जिसमें घर के अंदर मान लीजिए सोफा कवर बहुत हैं, कर्टेन्स बहुत हैं, कालीन बहुत हैं, तो उनमें डस्ट जमा होगी। डस्ट जमा होगी तो ये भी सांस के अंदर जाएगी। आपने पेट एनिमल्स पाल रखे हैं तो उनके जो बाल होते हैं, उन बालों से छोटे छोटे कण पार्टिकल रिलीज होते रहते हैं, वो भी सांस के साथ जाएंगे, वो भी एलर्जिक तत्व होते हैं। आपने टेडी बियर जैसे बच्चों के लिए खिलौने रख रखे हैं, अगर ये अस्थमा को कोई बच्चा है तो अगर ये टेडी बियर से झड़ते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स जाएंगे तो वो भी एलर्जी करेंगे। आपने घर में अभी नई नई पुताई की है, पेंट का स्मेल मौजूद है तो ये भी नुकसान करेगी। तो कहने का मतलब है कि घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर का प्रदूषण हो या डस्ट हो, ये सब एलर्जी के तत्व हैं। घर में अच्छा खासा आपने हवन कराया और हवन का धुआं उठा और अस्थमा के रोगी के सांस की नली में गया और उसको खांसी आने लगी। किसी ने परफ्यूम लगाया, शादी पार्टी में जा रहे डिओडोरेंट लगाया उन्होंने, खुशबू इसके सांस की नली में गई और इसकी सांस फूलने लगी। तो बहुत सारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजा पाठ की चीज़ें, हवन इत्यादि, ये सब से जो धूल धुआं गर्दा या किसी तरह की तेज खुशबू होती है, सेंट है, परफ्यूम है, डिओडोरेंट है, इत्र है, ये पेंट की स्मेल है, ये बहुत सारी चीज़ें एलर्जी के तत्व होते हैं। जैसा कुछ खाने में भी चीज़ें होती हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन आइटम है, कभी अंडा है, कई बारों को तो दूध से भी एलर्जी हो जाती है, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनसे हो जाती है, फूड एलर्जी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अस्थमा को बढ़ावा देती हैं। तो इसलिए अस्थमा के रोगी को तो अपना ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नुकसान कर रही हैं। डॉक्टर भी पूरी हिस्ट्री लेता है कि भाई कब कब आपकी सांस ज़्यादा फूलती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इनको हम ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा बोलते हैं, और इन सब से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्हेलर चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा है जो अस्थमा के रोगियों में कारगर है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसे बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत से स्पोर्ट्समैन, बहुत से फिल्म स्टार, मैं नाम नहीं लूँगा किसी को, लेकिन हाँ, एक तो हीरोइन, बहुत इंटरनेशनल फेम की हीरोइन है, उन्होंने खुद अपना वीडियो जारी किया है कि मैं 5 वर्ष से इन्हेलर ले रही हूँ और इन्हेलर बिल्कुल सुरक्षित होता है, और मैं इतनी बड़ी हीरोइन और इतना बड़ी कामयाब अपनी ज़िंदगी इसलिए ले पाई क्योंकि मैंने इन्हेलर अपने डॉक्टर की सलाह से बराबर लिया है, नियमित लिया है। सर जैसा कि इनहेलर की बात आई है, तो इनहेलर कितना मतलब सही होता है बच्चों कारगर के है और लिए, कितना कारगर, सुरक्षित हाँ, है? कितना सुरक्षित है बच्चों के लिए भी सर? तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये 2023 है और 2023 में ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, जो हमारी राष्ट्रीय बॉडी है अस्थमा की, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ, और इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जेमू जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में मैं विभागाध्यक्ष हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन का, सांस विभाग का। तो इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि इन्हेलर बच्चों में भी सुरक्षित है, गर्भवती माँ में भी सुरक्षित है, बुजुर्गों में भी सुरक्षित है और किसी में भी सुरक्षित है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई ऐसे क्रिकेटर्स हुए हैं जिन्होंने एक एक ओवर में 6 बार छक्के लगाए हैं और वो इन्हेलर लेके लगाए हैं। कि ऐसे बॉलर हुए हैं जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं और कभी उन्होंने नहीं कहा अपने कैप्टन से कि मैंने एक ओवर फेंक लिया, मेरी सांस फूल गई है। तो आप जीवन में अगर अस्थमा के रोगी हैं तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। आप नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप हीरो बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप पत्रकार बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने डॉक्टर की सलाह से इन्हेलर को रेगुलर लें। और आप जो है इस भ्रम में बिल्कुल ना आए। बहुत लोग आपको बताएंगे कि इन्हेलर तो आखिरी इलाज है, इन्हेलर की तो लत पड़ जाती है। अरे लत तो भाई नशे की पड़ती है, अच्छे काम की थोड़ी। इन्हेलर तो आपका दोस्त है, आपको बॉडी में स्फूर्ति देता है, सांस लेने की ताकत देता है, फेफड़े को मजबूत करता है।
तो उसकी लत कहाँ पड़ती है? तो फल खाना जैसे अच्छी आदत है, तो इन्हेलर लेना सांस के मरीज को अच्छी आदत है। आप सुबह ब्रश करते हैं, ये अच्छी आदत है, तो इसी तरह सांस के मरीज को इन्हेलर लेना एक अच्छी आदत है। हाँ, सिगरेट शराब पीना और एडिक्शन है, ये बुरी आदतें हैं, तो ये इन्हेलर लेना बुरी आदत नहीं है, लत नहीं है, एक अच्छी आदत है। इन्हेलर आपका दोस्त है। और हाँ, सांस के जितने रोगी हैं वो जीवन में स्वस्थ तभी रह पाएंगे जब नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह से इन्हेलर लेंगे। जी सर, जी। जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने बताया कि अगर आपको अस्थमा है तो आप किस तरह से एहतियात बरत सकते हैं, इन्हेलर ले सकते हैं और क्या क्या सुरक्षा अपने साथ अपना सकते हैं। वहीं इसी कड़ी में सर हमारे पास ईमेल जी। के माध्यम से एक सवाल आया है कि ब्रोंकाइटिस जो है जी। वो वायरल डिसीज है, लगभग सीजन में क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ती है और क्लाइमेट चेंजेस का भी क्या इसका कोई रिलेशन है? देखिए, ब्रोंकाइटिस एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और इन्फेक्शन में वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हो सकता है। छोटे बच्चों में जो ब्रोंकाइटिस होती है वो यूजुअली वायरल होती है। आपने ठीक कहा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसको एलर्जी वाली ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकती है। जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बीड़ी सिगरेट पी है, या हमारी गांव की जो महिलाएं अभी भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, हालांकि मैं तो ये कहूँगा इस माध्यम से, प्राइम टीवी के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है और 11 करोड़ गरीब महिलाओं ने, गरीब परिवारों ने उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाकर एलपीजी गैस कनेक्शन सब्सिडी पर लिया है, निःशुल्क उनको कनेक्शन दिया गया है। तो आप भी इसका लाभ उठाइए और कृपया अपनी माँ बहनों से अब जो है वो चूल्हे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना मत बनवाइए। तो ऐसे लोग जिन्होंने, या तो महिलाओं ने लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया है, या जिन्होंने बीड़ी सिगरेट पी है, पुरुष लोग जो हैं, या जिनको पैसिव स्मोकिंग का एक्सपोजर हुआ है, मतलब घर में ससुर पी रहे हैं और सब लोग मजबूरी में पी रहे हैं। यानी जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो 30% धुआं तो उसके फेफड़े में जाता है और 70% धुआं उसके परिवार के सदस्यों में या आसपास जो लोग बैठे हैं वो पैसिव स्मोकिंग या परोक्ष धूम्रपान के रूप में चला जाता है। तो इन सब लोगों को ब्रोंकाइटिस हो जाती है या सीओपीडी हो जाती है अक्सर 30 साल की उम्र के बाद। और अस्थमा कब शुरू होता है? यूजुअली बचपन से। तो यूजुअली जो बचपन से सांस फूलना शुरू हुई वो अस्थमा है, और 55 के आसपास जो शुरू हुई वो सीओपीडी या ब्रोंकाइटिस है। बच्चों में, छोटे बच्चों में जो होती है वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या वायरल ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंकियोलाइटिस भी होती है। जी सर। जी। सर इनके उपचार? जी, उपचार के लिए तो ऐसा है कि डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अगर 12 साल से ऊपर हो गया है तो हम लोग जैसे रेस्पिरेटरी फिजिशियन है, हम लोग की सलाह ले सकता है, और जो भी बताया गया, अगर उसको इन्हेलर की ज़रूरत है तो इन्हेलर लेना पड़ेगा। और सांस की संबंधी कुछ वैक्सीन लगती हैं, केवल कोविड की ही वैक्सीन नहीं लगती, सांस की भी वैक्सीन होती हैं। निमोनिया की एक वैक्सीन होती है, निमोकोकल वैक्सीन कहते हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, क्योंकि ये सब संक्रमण सांस के रोगियों में ज़्यादा होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेनी पड़ेगी। ये डॉक्टर की सलाह से सांस के रोगियों का टीकाकरण भी होता है। दूसरी सलाह हम लोग देते हैं कि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो धूम्रपान बंद कर दीजिए। कोई महिला लकड़ी के चूल्हे पे अभी भी खाना बना रही है तो कृपया बंद करिए, उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाइए। कोई अभी भी जो है वो ऐसे व्यवसाय में इन्वॉल्व है जहाँ पर धूल धुआं गर्दा ज़्यादा है या वायु प्रदूषण ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा काम मत करो। छोटे छोटे काम हैं जहाँ डस्ट बहुत उठती है, तो डस्ट वाले प्रोफेशन में अगर आप काम करेंगे तो आपकी सांस की तकलीफ, इन्हेलर लेंगे तो भी बनी रहेगी। तो अगर आप इन्हेलर भी ले रहे हैं और सिगरेट भी ले रहे हैं तो वो तो वैसे ही हुआ जैसे आग लगी हुई, पानी डालने की बजाय आप पेट्रोल डाल रहे हैं। तो ये सब एहतियात ऐसे लोगों को लेनी पड़ेंगी। जी सर। जी। जैसा कि अभी सर ने बताया कि आप ब्रोंकाइटिस के लिए क्या क्या उपचार कर सकते हैं, वहीं सर एक सवाल हमारे पास मेल के माध्यम से और आ रहा है। लोगों का कहना है कि अपने लंग्स को कैसे स्वस्थ रखें, उसे कैसे और हम स्वस्थ रख सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? देखिए, हमारा जो फेफड़ा होता है वो ऐसा अंग है जो सीधे वातावरण से कनेक्टेड है। आप देखिए, हार्ट हमारा अंदर है, वो वातावरण से कनेक्टेड नहीं है, किडनी वातावरण से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन हमारा लंग्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम अपने फेफड़े को मजबूत करने के लिए पहली चीज, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे फेफड़े में धूल धुआं करता जाए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर हम सांस के रोगी हैं तो तेज स्मेल या कोई और ऐसी चीज जो एलर्जी के तत्व होते हैं, जैसे हमने बताया पेट एनिमल या टेडी बियर जैसे खिलौने, फर वाले खिलौने, उनका हम एक्सपोजर ना करें। तीसरी बात यह है कि हम अगर वातावरण में प्रदूषण था और वहाँ गए तो हमारा एक्सपोजर मान लीजिए हो गया, अगर पहली बात तो यह है कि वहाँ मास्क लगा लीजिए। अगर आप मास्क नहीं लगा पाए तो आप शाम को आके 5 मिनट की भाप ले लीजिए। भाप को अक्सर मैं कहता हूँ ये फेफड़े का झाड़ू पोंछा है। तो घर गंदा जैसे होता है तो आप झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो घर साफ हो जाता है।
तो ऐसे ही स्वप्निल जी आप भाप ले लेते हैं तो घर हमारे फेफड़े का झाड़ू पोंछा लग जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो रोज़ शाम को आके आप आप जो है वो फेफड़े में भाप ले लीजिए। भाप बस 5 मिनट भाप काफ़ी है रात को। सुबह की भाप उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आप एक्सपोजर के बाद शाम को लेंगे। अच्छा, अगली बात, आप फेफड़े को मजबूत करना चाहते हैं जैसा आपने कहा, तो फेफड़े को मजबूत करने के लिए आप सोचिए कि ये जो सलमान खान, अक्षय कुमार हैं, ये अपनी ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स कैसे मजबूत करते हैं। ये जिम में जाते हैं और वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स ये सब हो जाते हैं। तो फेफड़े की भी, सांस की भी मसल्स होती हैं, जैसे ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये गले की मसल्स हैं, ये सब रेस्पिरेटरी मसल्स या वेंटिलेटरी मसल्स होती हैं। तो इनका स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं हम? तो इसके लिए प्राणायाम करना पड़ता है। प्राणायाम आप करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आज प्राणायाम किया और शाम को आप सलमान खान की तरह मजबूत हो गए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको कंटिन्यूअस प्राणायाम करना पड़ेगा, सालों साल प्राणायाम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपकी जो सांस की रेस्पिरेटरी मसल्स हैं या वेंटिलेटरी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हम लोग सांस के सीरियस मरीज को, जब कोरोना के दौरान आपने सुना होगा कि साहब वेंटिलेटरी फेलियर हो गया, अब तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेंटिलेटर फेलियर हम क्यों होने दें? हमारी वेंटिलेटरी मसल्स मजबूत रहेंगी तो कितनी भी हमें कोई बीमारी गंभीर सुना हो जाए, हमें कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम प्राणायाम करते रहें तो वेंटिलेटर से दूर रहेंगे क्योंकि हमारी वेंटिलेटरी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी। तो प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाने पीने में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और जो हमारे फेफड़े के स्वास्थ्य को भी बढ़ाते हैं। तो उसमें अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ बच्चों को, खास तौर पे, कि बताओ बच्चों, आज तक दुनिया में सबसे मजबूत इम्यूनिटी वाला कौन हुआ, सबसे स्ट्रांग मैन जिसको कहते हैं। तो बच्चे थोड़ी देर सोचते हैं ऐसे करके और फिर कहते हैं हनुमान जी हुए, उनसे मजबूत तो कोई नहीं हुआ। तो हमने कहा बेटा बताओ हनुमान जी क्या खाते थे? तो थोड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर में कहते हैं हाँ साहब वो तो फल खाते थे। तो हनुमान जी फल खाते थे। क्लियर कट मैसेज है, फल खाओगे तो एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा और स्वस्थ रहोगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी बॉडी की भी और लंग की भी। हनुमान जी ने कभी कहा हो सीता माता आज मटन खाने का मन है? आप बताइए, कहीं मिलता है? फिर रामचरितमानस में कहीं नहीं मिलता है। तो हरी सब्जियां और फल जितना आप खाएंगे, आपका 2/3 भोजन हरी सब्जियां और फल का रहेगा, तो आपकी बॉडी की भी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और फेफड़े की भी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। तो मैंने आपकी फेफड़े की इम्यूनिटी का भी कवर कर लिया, बॉडी का इम्यूनिटी का भी कवर कर लिया। और कोई प्रश्न बचा हो तो बताइए। सर जैसे कि खान पान की बात आई है, तो लंग्स के साथ साथ हम अपनी पूरी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं? क्या खान पान देखिए, ये खान पान तो प्राथमिकता मैंने बताया, जैसे 2/3 भोजन आपका जो है वो हरी सब्जियां और फल का होना चाहिए। इसके अलावा दाल कोई भी आप खा सकते हैं। रंग बिरंगी चीज़ें खानी चाहिए। रंग बिरंगी चीज़ें जैसे लाल रंग की गाजर है, लाल रंग का टमाटर है, पीले रंग का संतरा है, हरे रंग का अंगूर है। आप समझिए रंग बिरंगी, नीले रंग का बैगन है, हरे रंग का कद्दू है, पीले रंग का कद्दू है। आप सोचिए कोई ऐसी सब्जी हरी भरी, तो हरी भरी से मतलब है कि हरी हो प्लस कलर्ड हो और वैरायटी में खानी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन डाइट स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और अक्सर मैं कहता हूँ कि भाई 40 के बाद तो आप नॉन वेजिटेरियन अगर हैं तो वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाइए। वो हम नहीं कह रहे, डॉक्टर सूर्यकांत नहीं कह रहे क्योंकि वेजिटेरियन ऐसा नहीं है। दुनिया में जितने भी आप रिसर्च पेपर उठाएंगे, मेरे भी खुद के 2 रिसर्च पेपर हैं, आप पढ़ के देख लीजिए कि वेजिटेरियन डाइट इज़ ए बून फॉर हेल्थ। पढ़िए आप इसको। और दूसरी बात यह है कि आप प्रोटीन के लिए दाल, मैंने जैसे बताया, दूध ले सकते हैं, आप जो है वो दही ले सकते हैं, आप जो है वो सत्तू ले सकते हैं। फास्ट फूड और नॉन वेजिटेरियन डाइट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही आप मजबूत रहेंगे। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये आपको बदलना है। अच्छा, मान लीजिए बच्चे हैं, बहुत मेरे पास आते हैं, अरे सर एक दिन तो, महीने में एक दिन तो बर्गर खाने दीजिए, पिज्ज़ा खाने दीजिए। तो मैं तो कहता मेरी एक शर्त है, आप पहले अगर 1 पीस पिज्ज़ा का या आधा बर्गर खाना चाहते हैं तो 2 फल उसके साथ पहले खाइए, 2 सेब खाइए, 2 केला खाइए, जो आपका पसंदीदा फल हो। पहले एक प्लेट में वो फल रखिए, दूसरी प्लेट में अपना बर्गर रखिए। महीने में 1 दिन अलाउड है। सर जैसे कि खान पान की बात हो गई और AQI में बदलते मौसम में, क्लाइमेट चेंजेस में कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं सामने, वो बात हो गई। सर एक क्वेश्चन लगातार मेल के माध्यम से कई दिनों से हमारे पास रिपीट हो रहा है, वो ये है कि कोरोना काल के बाद भी क्या अब भी लोगों के लंग्स में, जब एल्वेलाई में कोरोना काल में ऐसा था कि फ्लूइड भर जा रहा था और उसी के कारण लोगों में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो क्या ये खतरा अब भी बना हुआ है लोगों में? बिल्कुल स्वप्निल जी, ठीक कह रही हैं आप। 5 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष के नाते मैंने पहली पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू की थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, वो पोस्ट कोविड क्लिनिक अभी भी चल रही है और अभी भी उसमें रोगी आ रहे हैं।
2020 और 21 में जिनको कोरोना हुआ है अभी भी उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि कोविड के दौरान क्या हुआ, एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड होता था, यानी पूरी बॉडी में सेलुलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर, बॉडी के ऑर्गन लेवल पर एक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा हुई थी, जिसको हम जानकार एक जांच कराते थे सी रिएक्टिव प्रोटीन, उस सीआरपी से पता चलता था कितनी सूजन शरीर में पैदा हुई कोरोना से। तो वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम अभी भी चला। इसके साथ साथ कुछ लोगों में ब्लड का थक्का बनने की भी टेंडेंसी पैदा हो गई। इसीलिए आप देखिए हार्ट अटैक अभी भी कोरोना पोस्ट कोविड में ज़्यादा चल रहे हैं। अभी भी पोस्ट कोविड में जो है सांस लोगों के फूल रही है, खांसी आ रही है, ये मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मस्कुलर प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, उनको नींद कम आ रही है, यानी इंसोम्निया की प्रॉब्लम बनी हुई है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो चल रही हैं। और हमारा तो एक शोध भी चल रहा है जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, यानी कि जो हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में वृद्धावस्था मानसिक विभाग है, उसके अंदर एक एमडी के बाद एक डीएम कोर्स और चलता है, उसमें एक शोध चल रहा है जिसमें हम लोग कोलैबोरेटर हैं रिसर्च के, कि भाई ऐसी ऐसी कौन सी शारीरिक के अलावा मानसिक प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं जो पोस्ट कोविड में चल रही हैं। तो बहुत सारा शोध चल रहा है, बहुत सारे रोगी अभी भी आ रहे हैं, शारीरिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं लेके आ रहे हैं और मानसिक रूप से भी लेके आ रहे हैं। और अब हम कहेंगे कि बचाव क्या करें, तो जिनको कोविड हुआ है वो कृपया डॉक्टर के संपर्क पर रहें, नंबर एक बात। दूसरा, कृपया अभी अभी जिम जाना और हैवी वर्किंग ना करें। कई लोग होते हैं ना कि वो सीधे जिम में गए और आज मैंने 1 घंटा वो किया, ये सब ना करिए। आपने बहुत सारी टीवी न्यूज़ रिपोर्ट में सुनी होगी, अच्छे अच्छे जिनको कोविड नहीं हुआ था वो भी जो हैं वो जिम में वर्कआउट करते करते उनको हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई। तो कृपया ऐसा ना करें। उनको तो कोविड नहीं हुआ था और जिनको हुआ है उनको तो अभी खतरा ज़्यादा है। तो नॉर्मल जैसे योग है, प्राणायाम है, छोटे मोटे जॉइंट की एक्सरसाइज है, आसन है, ये सब आप करिए। वॉकिंग है, वॉकिंग करिए ना। मैं तो कहता हूँ आप वो रखिए, घड़ी रखिए वो वाली, या फिर मोबाइल में 10,000 स्टेप्स डाल लीजिए और 24 घंटे में 10,000 स्टेप्स अगर वॉकिंग के कर रहे हैं तो इससे बढ़िया आपका कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। तो ये सब करिए। सर, जैसा कि अब जी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जी। हमारी हर एज ग्रुप की ऑडियंस जी, है, जी। तो आप उस ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, हेल्थ को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन का टाइम चल रहा है, लोगों जी। को आंखों में जलन हो रही है, सांस जी। लेने में दिक्कत हो रही है, जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें कैसे एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, प्रदूषण की अगर एरिया में आप जाते हैं तो शाम को स्टीम जरूर ले लें। अगर आंख में खुजली होती है तो हर 1 घंटे बाद आंखों में ऐसे आप पानी डाल के छपाछप करते रहें। सुबह गुलाब जल डाल के नहाएं और रात को धोने के बाद फिर गुलाब जल डाल लें। तुलसी और शहद एंटी एलर्जिक होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अपना ये देख लीजिए कि अगर आप 20 मिनट से लगातार फ़ोन पे, मोबाइल पे बात करते हैं या लैपटॉप पे बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हर 20 मिनट के बाद 2 मिनट का, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के काम के बाद 2 मिनट का वॉक कर लें। एक बात, मोबाइल पे लंबी बातें ना करें, कहिए हाँ मिलेंगे तब बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि गजट को, हाँ बताया ना, जितने भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गजट हैं, चाहे वो टीवी है, आपका कोई सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह, इनको जो है ना लिमिटेड टाइम दीजिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ये जब नहीं थे तब भी ज़िंदगी थी, आगे भी रहेगी। एक्टिविटी में दीजिए, जितना आप गजट को टाइम दे रहे हैं उतना आप शरीर को भी टाइम दीजिए। आपने गजट बहुत देख लिया, रात के आप मान लीजिए 10 बजे सोते हैं और आपके 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं हुए हैं तो जाइए, वॉक करिए, बरामदे में करिए, बाहर गार्डन में करिए, लॉन में करिए, कहीं करिए, लेकिन कोशिश करिए कि 10,000 स्टेप्स जब तक आपके पूरे ना हो जाएं वॉकिंग के, तब तक आप सोइए मत। मोबाइल के बिना आप नहीं सोते हैं तो 10,000 स्टेप्स के बिना भी मत सोइए। और अगली बात, कोई नशा मत करिए, चाहे बीड़ी सिगरेट शराब का नशा हो या कोई भी नशा हो, नशा मत करिए। और हाँ, तनाव ज़्यादा मत लीजिए, संबंध आपके सबके साथ अच्छे रखिए, फालतू के टेंशन मत लीजिए। और स्वस्थ भोजन जो मैंने बताया, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, उसके हिसाब से भोजन करिए। ये सब करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जैसा कि आज हमने जाना कि आप सांस से संबंधी समस्याओं से कैसे ऊपर आ सकते हैं, उनके लिए क्या क्या उपचार कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने भी बताया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी के साथ हमारी एक धारा है कि स्वस्थ विचार और सही उपचार। तो इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। सर, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए प्राइम टीवी। तो आज आपने हमारे इस खास शो में जानी हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा खास शो हेल्थ मंत्रा।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशनखेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।